वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 127 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ है। ये इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 127 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक नहीं था? नस्लीय भेदभाव, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, आईएनए पर मुकदमा, बेबल योजना। नौसैनिक विद्रोह के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है नस्लीय भेदभाव, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, आईएनए पर मुकदमा, बेबल योजना नहीं है और नहीं पूछा, और यही अपना आंसर होगा। देखिए 8 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पर तैनात करीब 1100 रॉयल इंडियन आर्मी ने निम्नलिखित कारणों से जो है नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत की। कौन कौन से थे वो कारण? पहला कारण नस्लीय भेदभाव, ठीक है। अखाद्य भोजन, HMIS तलवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप के कारण गिरफ्तारी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा और इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग तथा उसकी वापसी की मांग। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आरओ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। मणिपुर, नागालैंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों को राज्य का दर्जा दिए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इनमें से पहले कुछ केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, या किसी का अधिग्रहण किया गया होगा। तो नागालैंड को 1963 में जो है राज्य का दर्जा मिला, गोवा को मिला 1987 में, हिमाचल प्रदेश को मिला 1971 में और मणिपुर को मिला 1972 में। और मणिपुर के साथ मेघालय को भी मिला, त्रिपुरा को भी मिला। तो जो सबसे पहले है वो होगा नागालैंड, यानी सेकंड, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। नागालैंड के बाद 1971 वाला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर यानी दूसरा, चौथा पहला, और अंत में हो जाएगा गोवा तीसरा। देखिए भारत ने 1961 में एक पुलिस कार्यवाही के माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा, दमन और द्वीप का अधिग्रहण किया। उन्हें 12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है गठित किया गया था। बाद में 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा जो है दिया गया, ठीक है। 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको भारतीय संघ का 18वां राज्य बनाया गया। और उसके बाद 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को जो है राज्य का दर्जा मिला। तो सही क्रम नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972 और गोवा 1987। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1923 का ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? पुलिस सेवा, सिविल सेवा, भारतीय कृषि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा। देखिए ली आयोग का गठन 1923 में सिविल सेवाओं में यूरोपीय और भारतीयों के लिए भर्ती के तरीकों को देखने के लिए किया गया था, और केवल सुपीरियर सिविल सेवाओं से संबंधित होने के कारण इसे भारत में सुपीरियर सिविल सेवाओं का रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित थी? संयुक्त राष्ट्र, उज्बेकिस्तान, सोवियत संघ रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका आंसर है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ताशकंद में शांति समझौते की बात करें तो यह एक दक्षिण एशियाई शांति सम्मेलन था जो कि जनवरी 1966 में ताशकंद में आयोजित किया गया था, यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी तत्कालीन सोवियत संघ के गणराज्यों में से एक, जिसे सोवियत राष्ट्रपति एलेक्सी कोसिगिन द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो बी करेक्ट है। देखिए कोसिगिन की मध्यस्थता में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के मध्य सामान्य और शांतिपूर्ण संबंधों को बहाल करने और अपने लोगों के मध्य आपसी समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? कुशल आक्रमणता की नीति के सामने जॉन लॉरेंस लिखा है और घेरे की नीति के सामने वॉरेन हेस्टिंग। दोनों करेक्ट है, इंटरचेंज करेंगे। देखिए दोनों करेक्ट है ये, ठीक है। कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस और घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग, सी है इसका आंसर। तो घेरे की नीति 1765 से 1813, यह नीति मराठों और मैसूर के खिलाफ वॉरेन हेस्टिंग के युद्धों में परिलक्षित हुई थी और इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र यानी बफर जोन बनाना था और अंग्रेज़ों को मुख्य खतरा जो है मराठों और अफ़गान आक्रमणकारियों से था। कुशल आक्रमणता की नीति की बात करें तो 1864 से 69 जॉन लॉरेंस ने कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की जो प्रथम अफ़गान युद्ध की प्रतिक्रिया थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल बाबा बलंकर। बताइए। विटाल विध्वंसक जो कि पहली मासिक पत्रिका है अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा बलंगकर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गोपाल बाबा बलंगकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण, ठीक है, केवल गोपाल कृष्ण, न कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, वो अलग व्यक्ति हैं। तो गोपाल कृष्ण के नाम से जाना जाता है इनको। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जन्मे, महार जाति के एक परिवार में जन्मे थे ये, ठीक है। और महाराष्ट्र में महारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे गोपाल बाबा बलंगकर। 1888 में गोपाल बाबा बलंगकर ने विटाल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया था, ठीक है। विटाल विध्वंसक यानी ब्राह्मणिक या कर्मकांड का विनाशक, और पहली पत्रिका थी ये, ठीक है, अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1908 के अलीपुर बम षड्यंत्र के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इस षड्यंत्र में क्लीमेंट एटली को मारने की योजना बनाई गई थी और यह काम रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को सौंपा गया था। देखिए अलीपुर बम कांड या अलीपुर षड्यंत्र केस में किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई थी, ना कि क्लेमेंट एटली को। गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया था, तो दूसरा भी गलत है। देखिए वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई। यह काम खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट के घर से बाहर आ रहे एक वाहन पर बम फेंका, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, किंग्सफोर्ड की किस्मत, मजिस्ट्रेट की मृत्यु नहीं हो सकती थी क्योंकि वह वाहन में था ही नहीं। लेकिन हमले में हुआ क्या, 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई और पुलिस द्वारा घेरे जाने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रामास्वामी अय्यर। होम रूल लीग जिन्ना है, मालवीय है, रामास्वामी अय्यर भी हैं, लेकिन महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे होम रूल लीग के, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, BP बाडिया, रामास्वामी अय्यर, अरुणडेल और कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, B चक्रवर्ती, J बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे के सारे इससे जुड़े हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर और गांधी जी को रख के ही एलिमिनेट करता है ये एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंग्रेजों के अधीन भारतीय शिक्षा के विकास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। शिक्षा की सार्जेंट योजना, हंटर शिक्षा आयोग, बोट्स डिस्पैच। इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना है इनको। 1854 का है वुड डिस्पैच, 1882 का हंटर, 82-83 का है हंटर शिक्षा आयोग,
और 1944 की है सॉर्जेंट योजना। तो 3, 2 और 1 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, सी है इसका आंसर। तो वुड्स डिस्पैच 1854 का, देखिए 1854 में वुड्स डिस्पैच चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाने वाला यह दस्तावेज भारत के शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। हंटर शिक्षा आयोग की बात करें 1882-83, ठीक है, पहले की योजनाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। 1870 में जब शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को और नुकसान हुआ क्योंकि प्रांतों के पास पहले से ही सीमित संसाधन थे। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1854 के डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यह आयोग नियुक्त किया। यह कौन सा? हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। शिक्षा की सॉर्जेंट योजना 1944 की बात करें तो सर जॉन सॉर्जेंट, जो कि भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे, को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक ज्ञापन तैयार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और उनका ज्ञापन 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सौंपा गया। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में मौजा शब्द का अर्थ है क्या है? मौजा या मौजावार एक पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र नहीं है, एक प्रकार का मुगल पूर्व भारतीय दुर्ग नहीं है, ये शास्त्रीय भारतीय नृत्य की एक शैली नहीं है, राजस्व बंदोबस्त के लिए भूमि की एक इकाई है मौजा। डी है इसका आंसर, ठीक है। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांतों में यह मौजावार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जहां मौजा एक गांव या मूल्यांकन की इकाई को संदर्भित करता है और मध्य प्रांत के क्षेत्र में इसका नाम मालगुजारी था, ठीक है। मौजा, मालगुजारी, मौजावार क्या है? ये राजस्व बंदोबस्त के लिए भूमि की एक इकाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? लिटन मतलब लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने भी लगाया था, ठीक है, बाद में रिपन ने उसको हटा दिया, ठीक है। इनसे पहले भी प्रतिबंध थे, इन दोनों से पहले, जिसको हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था, इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जनमत पर राष्ट्रवादी प्रेस के बढ़ते प्रभाव के डर से लॉर्ड लिटन ने कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और फिर कुछ सालों के बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1882 में सार्वजनिक विरोध के तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया। याद रखिएगा दोनों बातें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम के तहत कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में, संयुक्त प्रांत अवध। कलकत्ता में की गई थी। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और यह जो न्यायालय है वो कलकत्ता के भीतर सभी ब्रिटिश विषयों और भारतीय तथा यूरोपीय सहित अधीनस्थ कारखानों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम था और इस न्यायालय में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार थे। अक्सर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से टकराता था। आपराधिक मामलों में यूरोपीय विषयों पर कार्यवाही केवल यूरोपीय न्यायाधीश द्वारा की जा सकती थी, ठीक है, ये चीज़ गलत थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। आदिवासी विकास रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन। इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है डी, भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन। देखिए हाल ही में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई, जो 1947 के बाद से इस प्रकार का पहला प्रकाशन है। भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2013 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई थी,
ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्यवाही को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। यह है षड्यंत्र और यह है संगठन क्रांतिकारी समूह। अलीपुर षड्यंत्र के सामने गदर पार्टी लिखा है, नासिक षड्यंत्र के सामने अभिनव भारत, लाहौर षड्यंत्र हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है, अभिनव भारत नासिक षड्यंत्र से संबंधित है। अलीपुर षड्यंत्र का गदर पार्टी से तो मतलब है नहीं कोई। अलीपुर षड्यंत्र में तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले की बात करें तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड उसमें मौजूद नहीं था। दुर्भाग्य से इसके बदले 2 ब्रिटिश महिलाओं की जान चली गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी दे दी गई और खुदीराम बोस अनुशीलन समिति के सदस्य थे। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित हुक्मों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा जो है सही सुमेलित होगा। गरुण शक्ति कुरुक्षेत्र हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, ये सही है। कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर, ये भी करेक्ट है। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें, एक जरूर पूछा जाता है, इस बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था, जिसका उत्तर राजस्थान था। तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच है, कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2018 में, और युद्ध शक्ति है भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी टेस्ट की फुल PDF सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम UPPSC RO ARO ही है।